नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर बाबू हिस्ट्री का पेपर देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 26 और 27 के लिए। ठीक, 26 और 27 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। तो हर ये क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा अच्छे से और तैयारी करते रहेगा। ठीक, तो ये है बाबू सोल्व मॉडल पेपर 2026-27 के लिए पेपर आपका 24-25 का। ठीक, तो थर्ड सेमेस्टर का इसमें हमें पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से 1857 एडी तक आपका पेपर टाइटल है। ठीक, ये आपका पेपर जो है मेजर कोर्स का है और इसका जो कोर्स कोड है A050301T। ठीक, तो इसमें जो है 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है और 75 नंबर का ये आपका पेपर होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर आप लोग चैनल पर बाबू नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं नेक्स्ट क्लास जो है आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। और आप अगर चाहते हैं ये नोट लेना तो आप इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है बाबू इस क्लास की जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था हमने आपको पहले भी बताया है, ये जो हुआ था 1757 में हुआ था इसका युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी, जिसने बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व स्थापित किया। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र का चरम था। ठीक, जब नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया तब इस षड्यंत्र ने प्रमुख व्यक्तियों में नवाब का सेनापति मीर जाफर भी शामिल था, जिसे दल बदल के बदले में गद्दी देने का वादा किया गया। यह युद्ध हुगली नदी पर प्लासी यानी कि जिसे बोला जाता है प्लासी के पास हुआ था। मीर जाफर की विश्वासघात के कारण नवाब की सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई और संख्या में भी क्या हुआ, ब्रिटिश सेना से अधिक होने के बावजूद आसानी से इसे जो पराजित कर दिया गया। इस विजय ने भारत में औपचारिक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टीपू सुल्तान। तो ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान। ठीक, टीपू सुल्तान जो था बाबू, ये सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे और 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कट्टर विरोधी थे। ठीक, फिर है मैसूर के बाघ के नाम से जाना जाता था, यानी बोला जाता था मैसूर के बाघ के नाम से इन्हें क्या जाना जाता था। और ये जो है नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान एक सैन्य नव प्रवर्तक थे, जिन्होंने अपने राज्य में नई प्रशासनिक सैन्य और आर्थिक प्रणालियां लागू की। उन्होंने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े। वह एक जो है रणनीतिक शासक थे, जिन्होंने ब्रिटिश विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए फ्रांसीसी सहित विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन की मांग की थी। उनका प्रतिरोध जो है 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। जब अंग्रेजों ने उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने क्या किया, पूजे भी थे नहीं तो करेंगे क्या। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रणजीत सिंह। जो राजा रणजीत सिंह थे, ये भी आपका क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो रणजीत सिंह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिख साम्राज्य के संस्थापक और शासक थे, जिन्हें अक्सर पंजाब का शेर कहा जाता था। ठीक, उन्होंने पंजाब क्षेत्र में विभिन्न सिख मिसलों जैसे संघों को एक शक्तिशाली और आधुनिक राज्य में एकीकृत किया। उन्होंने एक अत्यंत अनुशासित सेना की स्थापना की तथा उसे यूरोपीय अधिकारियों और रणनीति के साथ आधुनिक बनाया, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार करने में मदद मिली। उनका साम्राज्य अपनी धार्मिक सहिष्णुता और कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता था। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद आंतरिक कलह और ब्रिटिश विस्तार के कारण एंग्लो सिख युद्ध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इलाहाबाद की संधि। तो ये बाबू हुआ था 1765 में हुआ था, पर यहाँ पर ये है गलत दिया गया है, 1765 में हुआ था। ठीक, 1764 में हुआ था बाबू
बक्सर का युद्ध। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। इलाहाबाद की संधि 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में हस्ताक्षरित हुई। यह संधि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसकी शर्तों के तहत मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्रदान की। बदले में कंपनी ने सम्राट को वार्षिक कर देने पर सहमति व्यक्त की तथा कुछ क्षेत्र उसे वापस सौंप दिए। इस समझौते ने बंगाल के समृद्ध प्रांत पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण को औपचारिक रूप में दिया। कंपनी को प्रचुर वित्तीय संसाधन प्रदान किए, जिससे भारत में उनके भविष्य के प्रभुत्व की नींव रखी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है इसे देखेंगे। इसका आंसर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 1846 के बीच सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया संघर्ष था। स्पष्टीकरण इस पे देखेंगे। यहाँ पर युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश विजय हुई और सिख साम्राज्य आंशिक रूप से अधीन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया और लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना की गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध का वर्णन कीजिए। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उसका वर्णन यहाँ पर आपको दिया गया है। देखते हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्धों को एंग्लो मैसूर युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो 18वीं शताब्दी के अंत में 4 सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी। स्पष्टीकरण है बाबू। मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तारवाद के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गठबंधन किया। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप अंततः 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और उसकी मृत्यु हो गई तथा मैसूर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान का वर्णन करें। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर बाबू यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक है भारतीय पुनर्जागरण और दूसरा है रैयतवाड़ी प्रणाली, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए इसका आंसर देखेंगे। राजा राम मोहन राय को उनके महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों के कारण भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। वह एक प्रमुख समाज सुधारक थे जो सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद और तर्कसंगत विचारों को बढ़ावा देकर हिंदू समाज में सुधार करना था। राजनीतिक रूप से उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन किया और भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था के लाभों में विश्वास किया। यहाँ पर देखिए दूसरा है बाबू रैयतवाड़ी का यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है। आप लोग जो है इसे ध्यान से देखिएगा। रैयतवाड़ी प्रणाली भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई। यह एक भूमि राजस्व प्रणाली थी। मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसकी जो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी जो है आप लोग अच्छे से इसे देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में लिखने के लिए। पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष बंदोबस्त। प्रत्यक्ष बंदोबस्त इसमें देखेंगे सरकार ने राजस्व संग्रह के लिए जमींदारों जैसे बिचौलियों को दरकिनार करते हुए व्यक्तिगत कृषक यानी कि रैयत के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। व्यक्तिगत स्वामित्व, रैयत को भूमि का स्वामी माना जाता था बशर्ते कि वे भू राजस्व का भुगतान करें। तीसरा पॉइंट आवधि के मूल्यांकन। राजस्व दरें मृदा गुणवत्ता और फसल क्षमता के आधार पर आवधिक रूप से यानी कि आमतौर पर प्रत्येक 20 से 30 वर्ष में निर्धारित की जाती थी।
तीसरा है निश्चित भुगतान। तो रैयत को राज्य को सीधे नियमित निश्चित भुगतान करना आवश्यक था। तो ये आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग इसे देखिए और फटाफट जो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नोट लेना चाहते तो आपको इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे क्लास के, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।